चलिए देखते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड से रिलेटेड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे आप करेंगे, इसके बारे में आज की क्लास में डिस्कस किया जाएगा। तो ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते समय सबसे पहले आपको यही डिसाइड करना होगा कि जो आपका इन्वेस्टमेंट है उस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू रिकॉन्स्टिट्यूशन की डेट में फ्लक्चुएट हुई कि नहीं हुई। मतलब आपके क्वेश्चन में जिस भी दिन पार्टनरों के बीच में एग्रीमेंट में कोई चेंजिंग आ रहा है उस दिन आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में कुछ भी फ्लक्चुएशन है या नहीं है, ये सबसे पहले डिसाइड करना होगा। तो फ्लक्चुएशन है या नहीं है ये कैसे डिसाइड होगा, ये हम लोग सीखेंगे। साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो बनाया गया है उस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को पार्टनरों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए या न किया जाए, इसको भी यहीं पे डिसाइड करेंगे। क्योंकि जब तक ये आप डिसाइड नहीं कर लेते हैं तब तक आपकी एंट्री सही नहीं होगी। तो रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करें कि ना करें इसका डिसीजन कैसे लेंगे। तो आपके क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के नाम से आइटम शो होता रहेगा। उस रिजर्व के अमाउंट को या कह सकते हैं उस फंड के अमाउंट को कंपेयर करना पड़ेगा आपको फ्लक्चुएशन से। तो दो चीज आपको चाहिए यहां के लिए, एक तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड क्वेश्चन में खुद ही दिया रहेगा, साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में होने वाले फ्लक्चुएशन की भी आपको जरूरत पड़ेगी। फ्लक्चुएशन जब तक नहीं निकालेंगे तब तक आप ये डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे कि इस रिजर्व को बांटा जाए या नहीं बांटा जाए। तो फ्लक्चुएशन कैसे चेक करेंगे, तो सबसे पहले स्टेप पे फ्लक्चुएशन चेक होगा, तब सेकंड स्टेप पे जाकर के डिसीजन लिया जाएगा कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को क्या किया जाए। फ्लक्चुएशन के अकॉर्डिंग इसका डिसीजन होता है। तो ये जो आपका फ्लक्चुएशन होगा कैसे डिसाइड होगा, तो इसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू और इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू, इन्हीं दोनों को कंपेयर करना पड़ेगा और वहां से आप डिसाइड करेंगे कि आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में फ्लक्चुएशन है भी कि नहीं है। बुक वैल्यू का मतलब होगा जो बैलेंस शीट में वैल्यू शो हो रहा है, और मार्केट वैल्यू का मतलब होगा जो आपके बैलेंस शीट के बाहर, मीन्स कह सकते हैं कि एडिशनल इंफॉर्मेशन या एडजस्टमेंट के रूप में दिया हुआ है वो। इन दोनों को कंपेयर करके चेक करेंगे फ्लक्चुएशन है या नहीं है। तो तीन केस बनेंगे कंपेयर करते समय। जब इनको कंपेयर करेंगे तो एक नो फ्लक्चुएशन होगा, दूसरा फ्लक्चुएशन होगा तो उसमें भी दो केस बन जाएगा। एक फ्लक्चुएशन आपका होगा कि बुक वैल्यू से ज्यादा हो जाए और दूसरा होगा कि फ्लक्चुएशन बुक वैल्यू से नहीं, पहला होगा कि जो फ्लक्चुएशन होगा उस फ्लक्चुएशन की वजह से आपको लॉस होगा या फिर उस फ्लक्चुएशन की वजह से प्रॉफिट होगा। मतलब आपके मार्केट वैल्यू को जब बुक वैल्यू से कंपेयर करेंगे, अगर मार्केट वैल्यू आपकी बुक वैल्यू से ज्यादा जा रहा है तो मतलब प्रॉफिट है, और मार्केट वैल्यू अगर बुक वैल्यू से कम है तो फिर लॉस है। सिर्फ लॉस वाले केस में इस लॉस का कंपैरिजन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड से ला करके किया जाता है। बाकी इन दो केसों में कोई कंपैरिजन नहीं होता है, सीधा सीधा ये पूरा का पूरा अमाउंट ओल्ड पीएसआर में पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। बाकी लॉस के केस में आपको कंपेयर करके चेक करना होगा। तो हम कह सकते हैं कि लॉस वाली जो कंडीशन बनेगी उसका ट्रीटमेंट सेम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की तरफ किया जाएगा। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का ट्रीटमेंट आपको आता होगा तो कर पाएंगे, और नहीं आता है तो अभी आपको करके भी दिखाया जाएगा। यह कॉन्सेप्ट अपने कॉपी पे नोट करके रखेंगे कि जो भी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का अमाउंट है उसको हम लोग कंपेयर करेंगे किससे,
फ्लक्चुएशन से। फ्लक्चुएशन से कंपेयर करके चेक करेंगे कि फ्लक्चुएशन इक्वल टू इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, लेस देन है कि मोर देन है। 3 सिचुएशन बनेगा कंपेयर के केस में। फ्लक्चुएशन है भी कि नहीं है, इसका डिसीजन इस तरफ आकर के लेंगे। इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू और इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू को कंपेयर करेंगे। अगर दोनों की वैल्यू सेम है, जो बैलेंस शीट में वैल्यू शो हो रही है वही वैल्यू बाहर भी शो हो रहा है, इसका मतलब कोई भी फ्लक्चुएशन नहीं हुआ, तो वो आपका नो फ्लक्चुएशन का कॉन्सेप्ट हो जाएगा। दूसरा, बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू को कंपेयर करेंगे। बुक वैल्यू जितनी भी आपकी है, सपोज करिए कि बुक वैल्यू 50,000 है और मार्केट वैल्यू 60,000 हो जाए, तो यहां पर दोनों की वैल्यू सेम नहीं है, तो मतलब वैल्यू अलग अलग हुई तो फ्लक्चुएशन जरूर होगा। और जब डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू शो हो दोनों जगह पे, तो फ्लक्चुएशन भी 2 तरीके के दिखेंगे। एक आपके फेवर में होगा, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन के फेवर में फ्लक्चुएशन होगा, और एक उसके अगेंस्ट में होगा। फेवर में कब होगा? जब प्रॉफिट होगा, और अगेंस्ट में तब होगा जब लॉस होगा। जैसे यहां पे कंपेयर करें तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 50,000 है, जबकि उसकी मार्केट वैल्यू 60,000 है। मार्केट वैल्यू का मतलब सेल वैल्यू। इन्वेस्टमेंट 50,000 का है, और अगर उसको आप सेल कर रहे हैं तो 60,000 में सेल करेंगे, तो इसका मतलब जिस भी दिन पार्टनरों के बीच का एग्रीमेंट चेंज हो रहा है, उस दिन अगर इस इन्वेस्टमेंट को सेल कर दिया जाए तो 10,000 का प्रॉफिट होगा। तो ये फ्लक्चुएशन प्रॉफिट से रिलेटेड है। और चाहे प्रॉफिट का फ्लक्चुएशन हो और चाहे फ्लक्चुएशन हो ही ना, दोनों ही केस में हमेशा याद रखिएगा, जितना भी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का अमाउंट दिख रहा है क्वेश्चन में, उसको डायरेक्ट ओल्ड पीएसआर में बांट के खत्म कर दीजिए। एक एंट्री आपकी हमेशा सही रहेगी। दूसरा देखेंगे लॉस वाले केस में, अगर आपके यही इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू 30,000 हो जाता तो फ्लक्चुएशन 20,000 से है। अब बस ये डिसाइड करना कि फ्लक्चुएशन आपके फेवर में है या अगेंस्ट में है। तो बुक वैल्यू का मतलब कास्ट, आपके असेट की कास्ट 50,000 है, और मार्केट वैल्यू का मतलब सेल। अगर आप अपने असेट को सेल करते हैं तो 30,000 में ही सेल होगा, तो मतलब यहां पर 20,000 रुपीज का लॉस हो जाएगा। तो ये फ्लक्चुएशन आपके फेवर में नहीं है, अगेंस्ट में है, तो मीन्स लॉस हो गया। और लॉस होने के ही केस में आपको कंपेयर करने की जरूरत पड़ेगी। जितने रुपए का लॉस हो रहा है, उसी लॉस को आप यहां ला करके इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड से कंपेयर करिए कि वो लॉस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड के बराबर है कि ज्यादा है कि कम है। बराबर के केस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूरा का पूरा अमाउंट यूटिलाइज कर दिया जाएगा, पार्टनरों के बीच में कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। अगर फ्लक्चुएशन कम है, मतलब जो आपका लॉस हुआ है वो रिजर्व के अमाउंट से कम ही हुआ है, तो जितना लॉस है उतना एडजस्ट करिए, बचा हुआ अमाउंट बांट दीजिए। और अगर आपका लॉस इस फ्लक्चुएशन फंड से ज्यादा है, तो जितना आप रिजर्व बनाए उतना एडजस्ट करिए, बाकी रिवैल्यूएशन से लेकर के आना पड़ेगा। तो इतने केस में आप अपनी एंट्री पास कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारा कंप्लीट इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। तो ये था आपका कॉन्सेप्ट, इसको आप कहीं नोट कर लीजिए अपने कॉपी पे। उसके बाद हम आगे स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि कौन कौन से केस में कौन कौन सी जर्नल एंट्री पास किया जाएगा। सबसे पहले यहां देख लेते हैं क्या लिखा है। तो बोल रहा है टू डिटरमाइन वेदर द इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड और नॉट। अगर आप ये डिसाइड करना चाह रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट होगा कि नहीं होगा, तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल द बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट आर कंपेयर। मतलब आपको बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू को करना पड़ेगा कंपेयर। जितना अभी कॉन्सेप्ट आपको समझाया गया वही कॉन्सेप्ट अब आपको रिटन फॉर्म में यहाँ पर मिलेगा। एंड देन डिसीजन टू डिस्ट्रीब्यूट और नॉट। कंपेयर करने के बाद ही करेंगे कि आप उसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे या नहीं करेंगे।
डिस्ट्रीब्यूट इज टेकन अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस। जब भी आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग आप डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो देखते हैं वो कौन से सर्कमस्टांसेस हैं आपके। तो सबसे पहले है व्हेन बुक वैल्यू इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू। इसका मतलब है बुक वैल्यू का मतलब कास्ट, बुक वैल्यू का मतलब कास्ट। जहां भी बुक वैल्यू बोलेगा उसको आप कास्ट समझेंगे। तो बुक वैल्यू का मतलब कास्ट और मार्केट वैल्यू का मतलब सेल। और बुक वैल्यू हमेशा बैलेंस शीट में दिखेगा, ये ध्यान रखिएगा। और मार्केट वैल्यू की इंफॉर्मेशन बैलेंस शीट के बाहर वाली जो होती है उसे बोलते हैं। अब क्या कॉन्सेप्ट है, बुक वैल्यू इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू। इसका मतलब कास्ट भी 50,000 मान के चलेंगे और उसकी सेल वैल्यू भी 50,000 ही मान के चलेंगे। अगर हम बोलें कि जो कास्ट है उसको उतने ही रुपए में सेल करने पे मिलेगा भी, तो क्या कोई लॉस हो रहा है यहाँ पे? तो आंसर होगा नहीं। और मान लीजिए कि आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड पहले से ही 30,000 बन के रखा हुआ है। तो अगर हम यहाँ पे पूछे कि क्या कुछ फ्लक्चुएशन है, तो आंसर होगा फ्लक्चुएशन कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट की कास्ट थी उसको सेल करने पे उतना पैसा मिल भी जाएगा। और कॉन्सेप्ट में ही आपको सिखाया गया था, फ्लक्चुएशन ना हो और फ्लक्चुएशन हो तो आपके फेवर में हो, मतलब फ्लक्चुएशन की वजह से आपको प्रॉफिट हो रहा हो, तो उन दोनों ही केस में जो भी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का अमाउंट दिखाई दे रहा हो उसको बांट के खत्म कर दीजिए। तो इसका मतलब इस केस में हम एंट्री डिस्ट्रीब्यूट वाली करेंगे। और आपने ऊपर यहाँ पढ़ा भी यही था कि रिजर्व का अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट होगा कि नहीं होगा, इसका डिसीजन लेने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू को कंपेयर करना पड़ेगा, तभी डिसीजन ले पाएंगे। तो देखिए आपने पहले कंपेयर किया और कंपेयर करने के बाद अब आप डिसीजन ले लिए कि क्या करेंगे। तो क्या एंट्री पास होगा? तो बोला व्हेन द बुक वैल्यू मींस कास्ट इज इक्वल टू द मार्केट वैल्यू मींस सेल, देन इन सच अ सिचुएशन द फर्म डज नॉट इनकर एनी लॉस। इस केस में फर्म को कोई भी लॉस नहीं होता है, जो कि यहां आपने देखा भी एग्जाम्पल के रूप में। एंड द एंटायर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड इज डिस्ट्रीब्यूटेड। पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को आप क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। किसके बीच में? अमंग द ओल्ड पार्टनर, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ध्यान ये भी रखिएगा, ओल्ड पीएसआर डिस्ट्रीब्यूट हमेशा किस रेशियो में करेंगे? ओल्ड पीएसआर। तो मतलब हम ये पूरा का पूरा 30,000 डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्वेश्चन बनता है कि एंट्री में डेबिट किसको करेंगे, क्रेडिट किसको करेंगे? तो आप सब कुछ भूल जाइए, सिर्फ फंड का मतलब रिजर्व समझिए। और रिजर्व का बैलेंस क्रेडिट होता है, ये बांट के खत्म हो रहा है तो मतलब डेबिट होगा। तो डेबिट कर देंगे किसको? तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को। और क्रेडिट साइड के जितने भी आइटम बढ़ते हैं वो हमेशा कैपिटल को बढ़ाते हैं। तो पार्टनर्स की कैपिटल यहां क्या हो जाएगी? क्रेडिट हो जाएगी। तो टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नरेशन हो जाएगा, बीइंग इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये हमारा पहला केस खत्म हो गया कि अगर आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में कोई भी फ्लक्चुएशन नहीं है तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा, इसको नोट करें। फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को देखते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है व्हेन द मार्केट वैल्यू लेस देन बुक वैल्यू। मार्केट वैल्यू का मतलब कहेंगे कि सेल वैल्यू। आपकी सेल वैल्यू मीन्स जो सेल्स है वो लेस देन होगा किससे? बुक वैल्यू से। बुक वैल्यू का मतलब कास्ट। यहां के हिसाब से हम देखें तो कौन सा अमाउंट रखा जाएगा? तो बोल रहा है मार्केट वैल्यू को कम रखना है किससे? बुक वैल्यू से। मतलब कास्ट ज्यादा रखना है आपको और सेल को कम रखना है। तो कास्ट अगर हम 50,000 ले लें, सेल्स 40,000 ले लें तो कम हो गया। और जब जब इन्वेस्टमेंट की
मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू में डिफरेंस दिखाई देगा, डिफरेंट अमाउंट दोनों जगहों पे शो होगा, तभी फ्लक्चुएशन का कॉन्सेप्ट आएगा। अगर हम यहां बात करें तो दोनों की वैल्यू चेंज है, तो यहां पर फ्लक्चुएशन होगा, यहां पे फ्लक्चुएशन होगा। अब बस आपको ये डिसाइड करना है कि फ्लक्चुएशन लॉस की तरफ हो रहा है या प्रॉफिट की तरफ हो रहा है, इसको ध्यान आपको रखना पड़ेगा। जैसा होगा उसी हिसाब से आपको एंट्री भी पास करना रहेगा। देखिए, व्हेन द मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट फॉल बिलो द book value of the investment, then in such situation, first of all it's seen how much the value of investment has fall। सबसे पहले आपको यही चेक करना होगा कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम कितने रुपए से हो रही है। द इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, दिस रिडक्शन कैन बी ऑफ 3 टाइप। ये जो कमी आपकी आएगी ये कितने टाइप से होगी? 3 तरीके से होगा। जैसे यहां पर हम देखें तो रिडक्शन कितने रुपए का था, तो 10,000 रुपीज का कम था। फ्लक्चुएशन कितने रुपीज से है? 10,000 का है। क्वेश्चन बनता है आपके फेवर में है कि अगेंस्ट में है, तो आंसर होगा ये आपके फेवर में नहीं है, ये आपके अगेंस्ट में है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट की कास्ट है 50,000 और उसकी सेल्स है, आपको घाटा हो रहा है। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट को अगर आप सेल करेंगे तो 50,000 की जगह पे कितना पाएंगे? 40,000। तो 10,000 रुपीज से लॉस हो रहा है। और आपको बताया गया था जब लॉस होगा तभी कंपेयर किया जाएगा। अभी स्टार्टिंग में जब कॉन्सेप्ट समझाया जा रहा था तो वहां पे बताया गया था कि फ्लक्चुएशन अगर लॉस की तरफ हो रहा है तब उस फ्लक्चुएशन के अमाउंट को इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड के अमाउंट से कंपेयर करते हैं। और कंपेयर करने पे 3 सिचुएशन मिलेगा। वो फ्लक्चुएशन फंड के बराबर भी हो सकता है, कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है। तो ये 3 टाइप के आपको मिलेगा। पहला, फ्लक्चुएशन इक्वल टू द इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। जो फ्लक्चुएशन हुआ वो फ्लक्चुएशन आपका किसके इक्वल हो जाए? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। जैसे यहाँ एग्जांपल हमने ले करके देखा तो फ्लक्चुएशन 10,000 का था, और मान लीजिए आपने जो फंड बना रखा है वो फंड भी 10,000 का ही आपने बनाया था। तो इसका मतलब इस केस में फ्लक्चुएशन और फंड दोनों इक्वल है। यहीं पे दूसरा है फ्लक्चुएशन लेस देन द इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। फ्लक्चुएशन जो भी हुआ है वो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड से कम हुआ है। तो फ्लक्चुएशन 10 का है, अब मान लीजिए आपने 25 से बना रखा था इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, तो आपके पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड के रूप में 25,000 दिख रहा है, जबकि फ्लक्चुएशन कितना है? 10,000। तो फ्लक्चुएशन कहीं ना कहीं आपके फंड से कम है, तो ये वाला केस हुआ। और दूसरा होगा कि वही फ्लक्चुएशन आपका जो भी फंड आपने बनाया था उससे ज्यादा हो जाए। मतलब सपोज करेंगे कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 5,000 का ही था, या 4 रख लीजिए, 4,000 का था। 3 टाइप का आपने केस देखा कि अगर हम इतना बनाए हों, फ्लक्चुएशन ये है तो क्या होगा, फिर इतना बनाए हो तो फिर फ्लक्चुएशन हर केस में हम कांस्टेंट कर दिए कि 10,000 का ही फ्लक्चुएशन है, जबकि ऐसा नहीं होगा। रिजर्व का अमाउंट आपका क्वेश्चन में हमेशा कांस्टेंट दिखेगा, फ्लक्चुएशन चेंज होता रहता है। तो तीनों ही केस में अलग अलग एंट्री पास किया जाएगा। तो क्या एंट्री पास करेंगे? तो इन ऑल दीज 3 सिचुएशन सेपरेट जर्नल एंट्री आर मेड। कौन कौन सी एंट्री पास होगी अब उसके बारे में हम लोग देखते हैं। सबसे पहले देखिए आपके सामने क्या आया, फ्लक्चुएशन इक्वल टू द इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। जितने रुपए का आपने फंड बना रखा है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, जितने भी रुपए का आपने बनाया है उतने ही रुपए का फ्लक्चुएशन भी हो रहा है। फ्लक्चुएशन भी आपका उतने ही रुपए का हो रहा है। तो सोचिए, क्या फंड का कुछ भी पैसा बचा पार्टनर्स के बीच में बांटने के लिए? कुछ भी बचा? तो 1 भी रुपया नहीं बचा। तो ऐसे केस में ये पूरा का पूरा फंड का पैसा उस फ्लक्चुएशन में यूज कर दिया जाएगा। तो एंट्री क्या पास करेंगे? करा, इफ द शॉर्टफॉल इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ फंड क्रिएटेड
देन द एंटायर फंड इज यूज टू मेक अप फॉर शॉर्टफॉल। जितने भी रुपए का फंड आपका बना है वो पूरा का पूरा उस कमी को पूरा करने में यूज कर दिया जाएगा। ऐसे केस में नो फंड इज लेफ्ट टू डिस्ट्रीब्यूट अमंग द पार्टनर, जनरल एंट्री विच विल बी एज फॉलो। पार्टनरों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कुछ भी फंड का पैसा नहीं बचेगा। एंट्री क्या हो जाएगा, तो पूरा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का अमाउंट डेबिट कर देंगे और क्रेडिट हो जाएगा टू इन्वेस्टमेंट। जैसे यहाँ पर 10,000 का है तो दोनों तरफ 10,000। नरेशन आपका हो जाएगा बीइंग इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व यूटिलाइज टू शॉर्ट फॉल। पूरा अमाउंट आपका यूज कर दिया गया उस शॉर्ट फॉल के लिए। तो ये होगा आपका कि जब फ्लक्चुएशन आपके रिजर्व के बराबर हो। अगला केस हमारा होगा कि फ्लक्चुएशन आपका क्या रहेगा, कम रहेगा। फ्लक्चुएशन 10,000 का था, रिजर्व 25,000 का है। आपके क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अगर 25 से है और फ्लक्चुएशन 10 का ही है तो इसका मतलब आपका फ्लक्चुएशन लेस देन है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। ऐसे केस में जितने रुपए का फंड बना है उसमें से जितना फ्लक्चुएशन है उतने के लिए यूज किया जाएगा, बाकी रिमेनिंग अमाउंट पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। मतलब 15,000 डिस्ट्रीब्यूट होगा एंड 10,000 यूज होगा। तो एंट्री क्या पास करेंगे उसको देखेंगे। जो आपको समझाया जा रहा है वो सब यहाँ पे रिटन फॉर्म में भी है, पढ़ के आप समझ सकते हैं। अगर समझने में कंफ्यूजन हो तब आप पूछ सकते हैं। एंट्री पास करेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। अमाउंट को रख करके देखते हैं, अगर आपका रिजर्व का अमाउंट 25 है तो 25 डेबिट कर लेंगे। फ्लक्चुएशन जितने का था वो इन्वेस्टमेंट के सामने लिख देंगे और रिमेनिंग अमाउंट को टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के नाम से लिख देंगे। जो भी पार्टनर होंगे उनके पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो एंट्री कंप्लीट हो जाएगी। नरेशन हो जाएगा बीइंग इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व यूटिलाइज्ड। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व यूटिलाइज तो हो रहा है बट अप टू शॉर्टफॉल, जितने रुपए की कमी थी उतने रुपए तक। रिमेनिंग अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जा रहा है ओल्ड पार्टनरों के ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। नरेशन को अच्छे से देखिएगा, नरेशन ही आप लोग एग्जाम में नहीं लिख पाते हैं। जनरल एंट्री तो किसी न किसी तरीके से कॉन्सेप्ट वाइज आप समझ लेते हैं, लिख भी लेते हैं, लेकिन नरेशन कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। और नरेशन कंप्लीट ना होने के केस में अगर एंट्री 1 नंबर की है तो नरेशन कंप्लीट ना होने की वजह से मार्क्स आपको सिर्फ आधा ही मिलता है, क्योंकि आधे नंबर जनरल एंट्री पे होता है तो उसका आधा नंबर उसके नरेशन पे होता है। इसलिए दोनों आना जरूरी है, सिर्फ एंट्री आ जाने से नंबर आपको पूरे नहीं मिलने वाले हैं। तो नरेशन को आप आराम से लिखिए। और नरेशन कुछ होता नहीं है, सिचुएशन को ही नरेशन के फॉर्म में लिख दिया जाता है। जैसे यहाँ पे आपने देखा कि 25,000 के रिजर्व में से 10,000 शॉर्टफॉल को एडजस्ट करने में यूज किया गया, रिमेनिंग अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट हुआ। नरेशन पे फोकस करें तो सेम वही चीज लिखा भी गया है ना। तो इस तरीके से हमारा ये भी कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। तो नोट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं कि अगला कॉन्सेप्ट कैसे होगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है फ्लक्चुएशन मोर देन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। फ्लक्चुएशन आपका ज्यादा हो जाएगा। जैसे एग्जांपल लिए थे कि रिजर्व आपके पास, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आपके पास 4,000 ही है और फ्लक्चुएशन कितना है 10,000। ये स्टार्ट अभी आपको एग्जांपल लेके समझाए थे, वही यहाँ पे एंट्री के फॉर्म में ले आ रहे हैं। तो ऐसे केस में क्या करेंगे इसको देखेंगे। इफ शॉर्टफॉल इज मोर देन अमाउंट ऑफ फंड, आपका जो शॉर्टफॉल हो रहा है मतलब जो कमी हो रही है, मीन्स जो फ्लक्चुएशन हो रहा है वो फंड के अमाउंट से ज्यादा हो रहा हो, तो ऐसे केस में क्या करेंगे, एंटायर फंड विल बी यूज टू मीट द शॉर्टफॉल। जितना फंड आपके पास है वो पूरा का पूरा यूज कर दिया जाएगा। जैसे यहाँ पे हमारे पास फंड के रूप में सिर्फ 4,000 था तो हम पूरा का पूरा यूज कर दिए। एंड रिमेनिंग शॉर्टफॉल, अभी हमारे पास बच कितना रहा है, तो फ्लक्चुएशन देखिए 10,000 का है और हमारे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड कितने से है 4,000 से।
फ्लक्चुएशन मीन्स लॉस 10,000 का हो रहा है और उससे बचने के लिए रिजर्व के रूप में 4,000 रखे हैं, तो वो तो 4,000 पूरा यूज हो गया, बट अभी भी लॉस आपको 6,000 से हो रहा है। रिमेनिंग अमाउंट कितना बोला जाएगा? 6,000। उसको कहां से लेंगे? तो विल बी टेकन फ्रॉम रीवैल्यूएशन अकाउंट, वही लाया जाएगा रीवैल्यूएशन से, क्योंकि आपके असेट को रीवैल्यूएट करने पे 6,000 का लॉस हो रहा है। इन सच अ सिचुएशन द फॉलोइंग जर्नल एंट्री इज मेड। क्या एंट्री पास करेंगे? तो रिजर्व को तो पूरे से डेबिट कर देंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 4,000 साफ बनाए थे, पूरा का पूरा 4,000 रख देंगे। जितना आपको कम पड़ रहा था वो रिवैल्यूएशन से ले लेंगे, और टोटल फ्लक्चुएशन 10,000 से था तो इन्वेस्टमेंट के सामने पूरा 10,000 लिख देंगे। ये एंट्री हो जाएगी। नरेशन हो जाएगा बीइंग होल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व यूटिलाइज, पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का अमाउंट यूटिलाइज हो गया टू शॉर्टफॉल द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को खत्म। अब ये जो 6,000 रुपीज आपने रीवैल्यूएशन से ले आया वो आपके लिए लॉस है, तो उस लॉस का भी डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट एंट्री जो होगा वो उसी लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करने से रिलेटेड होगा। तो लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करने पे आप सभी लोग जानते हैं कि पार्टनर्स की कैपिटल हमेशा कम होती है। प्रॉफिट को बांटने पे पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ती है, लेकिन लॉस को बांटने पे कम होती है, इसलिए पार्टनर्स की कैपिटल को डेबिट कर देंगे और उस रीवैल्यूएशन के अमाउंट को यहां पर क्रेडिट कर देंगे, मतलब 6,000। नरेशन लिख देंगे बीइंग लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन दियर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो इस तरीके से आपका एंट्री पास हो गया जब फ्लक्चुएशन आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड से ज्यादा होगा तब। तो भी आपने दो केस कंप्लीट समझ लिया। एक में तो फ्लक्चुएशन ही नहीं दिखा, दूसरे में फ्लक्चुएशन दिखा लेकिन आपके फेवर में नहीं, आपके अगेंस्ट में दिखा। अब आगे जो हम लोग कॉन्सेप्ट सीखेंगे वो सीखेंगे कि फ्लक्चुएशन आपके फेवर में होगा, मतलब यहाँ पे फ्लक्चुएशन जो होगा उससे आपको लॉस नहीं होगा बल्कि प्रॉफिट होगा, मतलब इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू से ज्यादा होगा। तो उस केस में क्या क्या एंट्री पास करेंगे अब इसको देखते हैं। तो व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट एक्सीड द बुक वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट, अगर हम यहां पे बात करेंगे मार्केट वैल्यू को ज्यादा रखना है किससे? बुक वैल्यू से। तो एग्जांपल ऐसा रखेंगे जिसमें आपको बुक वैल्यू कम दिखाई दे और मार्केट वैल्यू ज्यादा दिखाई दे। तो एग्जांपल हम लेते हैं कि हमारी बुक वैल्यू 50,000 है और मार्केट वैल्यू 70,000 है। मार्केट वैल्यू माने सेल। अब सोचिए अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट को सेल करते हैं तो 70,000 रुपीज मिलेगा, जबकि उसकी कास्ट कितनी है? 50,000। तो बीच में अगर हम डिफरेंस की बात करें तो ये 20,000 का होगा जो कि प्रॉफिट होगा, और ये प्रॉफिट आपके लिए फायदा ही देगा। तो ऐसे केस में जो भी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का अमाउंट है या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का अमाउंट बोल सकते हैं जो है, वो पूरा का पूरा पार्टनरों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो हम लोग करेंगे क्या? तो जो भी अमाउंट आपको दिखाई दे रहा होगा रिजर्व का, वो पूरा का पूरा पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। When the market value of the investment exceed the book value of the investment, it is called increase in the value of investment। इस केस में बोलेंगे कि हम इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इंक्रीज होने का मतलब असेट की वैल्यू इंक्रीज हो गई। और आप सभी लोग जानते हैं कि रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम किसी भी असेट की वैल्यू अगर आपकी इंक्रीज होती है तो आपके लिए फायदा है, और जितने रुपए से असेट की वैल्यू बढ़ती है वो आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट में आता है। तो अगर उस कॉन्सेप्ट को हम यहां पे अप्लाई कर दें तो हम कह सकते हैं कि हमारे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 20,000 रुपीज से इंक्रीज हुआ है, तो मतलब वो 20,000 हमारे लिए प्रॉफिट है। और उस 20,000 को ले कहां जाएंगे? तो नेक्स्ट आंसर यही आपको मिल जाएगा कि ये रिवैल्यूएशन में जाएगा। तो इसका ट्रीटमेंट रिवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू किया जाएगा, है ना। आगे पढ़ते हैं। द अमाउंट बाय विच द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इंक्रीज इज द प्रॉफिट। जो भी वैल्यू इंक्रीज हुआ वो बिजनेस के लिए प्रॉफिट है।
और शोन इन द रिवैल्यूएशन अकाउंट। और इसको शो कहाँ करते हैं, तो आंसर आपको अभी अभी मिला भी था, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। एंड द सेम टाइम द एंटायर अमाउंट ऑफ फंड इज ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जिसके लिए एंट्री क्या पास करेंगे वो आगे देखेंगे। मतलब जो भी आपके क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का अमाउंट दिख रहा हो, वो पूरा का पूरा अमाउंट पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए। किस रेशियो में ट्रांसफर होता है ये सबको पता है कि ओल्ड पीएसआर में ट्रांसफर होता है। तो दो एंट्री एकदम इजी आप पास कर लेंगे। पहला, जितने रुपए का फंड दिखाई दे रहा है उसको ट्रांसफर करके खत्म कर दीजिए, और दूसरा जितने रुपए का असेट की वैल्यू बढ़ी है वो रिवैल्यूएशन अकाउंट से शो कर दीजिए। तो क्या एंट्री पास होगा उसको देखते हैं। जनरल एंट्री में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जितना भी दिख रहा है पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, जो भी आपके बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाई दे रहा हो, और पार्टनर्स की कैपिटल को क्रेडिट कर दीजिए। नरेशन हो जाएगा, बीइंग इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ये आपकी एंट्री हुई जो रिजर्व के अमाउंट है उसको ट्रांसफर करने से रिलेटेड। अब अगला देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ कितने से रही है। तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 20,000 से बढ़ा। इन्वेस्टमेंट आपके लिए एसेट होता है, और असेट की वैल्यू जब भी बढ़ती है क्रेडिट से नहीं डेबिट से, तो हम यहां पर इन्वेस्टमेंट को 20,000 से बढ़ा देंगे। और जो भी असेट की वैल्यू बढ़ती है वो फर्म के लिए प्रॉफिट होता है और रीवैल्यूएशन अकाउंट में दिखाया जाता है, इसलिए रीवैल्यूएशन को यहां पर क्रेडिट कर देंगे। नरेशन हो जाएगा, बीइंग इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। और ये जो असेट की वैल्यू बढ़ने की वजह से प्रॉफिट हुआ है, इसी प्रॉफिट को आगे हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, और डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद उसकी जनरल एंट्री पास कर देंगे, तो कॉन्सेप्ट हो जाएगा खत्म। तो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने पे क्या एंट्री होती है, तो ये याद रखिएगा, हमेशा कैपिटल को बढ़ाता है, और प्रॉफिट जब भी डिस्ट्रीब्यूट होता है तो हमेशा डेबिट होता है। तो नेक्स्ट एंट्री हो जाएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। नेक्स्ट एंट्री हो जाएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नरेशन हो जाएगा, बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो इस तरीके से आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड से रिलेटेड कंप्लीट कॉन्सेप्ट खत्म होता है। टॉपिक बहुत टफ तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन घुमा करके है, तो इसको पूरा देख के नोट कर लीजिए। और ये टॉपिक आगे भी आपको रिपीट मिलेगा, जो आगे के चैप्टर आप पढ़ेंगे एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ में भी। तो अच्छे से नोट करके रखिएगा। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा उससे रिलेटेड क्या कॉन्सेप्ट है। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा रहेगा अकाउंटिंग फॉर रीवैल्यूएशन ऑफ असेट एंड लायबिलिटी। तो इसका डिस्कस हम लोग नेक्स्ट वाली क्लास में करेंगे। अभी आप लोग इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को आराम से लिख के समझ लीजिए, कंफ्यूजन हो तो उसको पूछ लीजिए, फिर इस टॉपिक को पढ़ते हैं।